हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारा सेशन चल रहा था साइंस फाउंडेशन बैच का। साइंस फाउंडेशन बैच में हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी के अंदर हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे कि कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिकाओं की खोज कैसे हुई, कोशिकाओं का विभाजन कैसे हुआ, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। और हमारा टॉपिक है मनुष्य एवं जीव जंतुओं के बारे में। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। फाउंडेशन बैच हमारा साइंस विज्ञान क्लास का। बायोलॉजी की हमारी क्लास चल रही है मनुष्य एवं जीव जंतुओं के बारे में। आज क्लास नंबर हमारी 12 है और हम कोशिकाओं और उनके विभाजन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम स्वपोषी और विषमपोषी पोषण पद्धति के अंतर क्या है उनके बारे में चर्चा कर चुके थे। पोषण क्या है, कैसे पाए जाते हैं, पोषण की विषमपोषी विधि क्या है, स्वपोषी विषमपोषी में अंतर, इन सभी चीजों को हमने जान लिया था। अब हमारा टॉपिक आता है सर इसमें, यदि कोशिका से केंद्रक हटा दिया जाए तो क्या होगा। एक कंडीशन दे रखी है हमें, यदि कोशिका से केंद्रक को हटा दिया जाए, कोशिका से केंद्रक को हटा दिया जाए तो क्या होगा, क्या घटना घटित होगी, उसके बारे में यहां पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जीवन की मूल और मौलिक इकाई कोशिका है। मानव शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। जो हमारा मनुष्य मानव शरीर है वो खरबों कोशिकाओं से बना है। कोशिका में कई भाग होते हैं और प्रत्येक का एक अलग कार्य होता है। कोशिका में अलग अलग बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन उन सभी का अलग अलग कार्य होता है। नाभिक उनमें से एक है। कोशिका में नाभिक भी पाया जाता है। नाभिक क्या है, कोशिका में इसका कार्य क्या है, और अगर कोशिका से नाभिक हटा दिया जाए तो क्या होगा, आइए जानते हैं। यदि कोशिका में से भी नाभिक को हटा दिया जाएगा तो क्या घटना होगी, उसका क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये एक प्रकार का आपको यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है। स्मूथ एंड ऑप्लस प्लाज्म, कोशिका में केंद्रक का महत्व। ये कोशिका है हमारी, ठीक है, और इस कोशिका में ये क्या हमारा एक केंद्रक है, केंद्र बिंदु है ना, ठीक है। ये इस तरह से कोशिका का विघटन है और इसमें अलग अलग प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं। इनको लाइसोसोम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है कोशिका का शक्तिग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो बिंदु है ये क्या है, कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया है। ये राइबोसोम्स है, ये क्राइटोप्लाज्म है, ये गोल्गी बॉडी है, सेंट्रलाइजेशंस है। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी क्या है, एक तरह से ये जो एमिनो सेल है, यहाँ पर एनिमलों की सेल बना रखी है। जानवरों की कोशिकाओं के बारे में बता दिया आपको, और ये मनुष्य की कोशिकाओं के बारे में आपको बता दिया। इनमें ये भी सर आपका एनिमल सेल ही है ना, ये भी जानवरों की क्या हमारी कोशिका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, सभी जीवित जीवों के मूल निर्माण खंड कोशिकाएं हैं। मूल निर्माण खंड क्या है, कोशिकाएं। कोशिकाओं के बिना मनुष्य का निर्माण नहीं होता। कोशिकाओं के बिना जीवन में जो हमारा शरीर की प्रक्रिया है चलने की, वो भी निरंतर नहीं हो पाएगी। मनुष्य का शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं। यहां तक कि पौधे और जानवर होते हैं उनमें भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन्हें जीवन की मूल इकाई माना जाता है। जो कोशिका है हमारी, कोशिका है मोस्ट वैल्यू, एक प्रकार से मूल इकाई है हमारी, मेन यूनिट है हमारे जीवन की कोशिका। सामान्य तौर पर कोशिका में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं सर, 3 भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली, नाभिक और दोनों के बीच कोशिका द्रव्य। पहले होती है कोशिका झिल्ली, फिर नाभिक होती है, और दोनों के बीच में क्या होता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य के भीतर महीन तंतुओं की विभिन्न जटिल व्यवस्थाएं और सैकड़ों या हजारों बहुत से छोटे छोटे अलग अलग संरचनाओं वाले अंगक मौजूद होते हैं। तंतुओं के विभिन्न जटिल व्यवस्थाएं, कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर तंतुओं की विभिन्न जटिल व्यवस्थाएं और सैकड़ों या हजारों बहुत छोटे लेकिन अलग अलग संरचनाओं वाले अंगक मौजूद होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिन्हें सर क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। वे विशेष संरचनाएं हैं
जो कोशिका के भीतर कुछ कार्य करती हैं, और वो विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं जो कोशिका के भीतर कुछ कार्य करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट सहित कई जीव एकल कोशिका से बने होते हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और यीस्ट के जैसे कई जीव एकल कोशिका से बने होते हैं। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, और इनको एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। और दूसरी ओर जटिल जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जटिल जो जीव है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं। जो जटिल जीव है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, और जो कई कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और अब आइए हम कोशिका झिल्ली के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं हैं एक संरचना से घिरी होती हैं। ये कोशिकाएं एक संरचना से घिरी होती हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। हमारी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो एक निश्चित संरचना से घिरी हुई होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह घर की दीवार की तरह काम करती है। जैसे हमारे घर की दीवारें हैं, बॉन्ड मजबूत करते हैं एक तरह से मकान को बनाने के लिए, तो जो कोशिकाएं झिल्ली होती है वो भी कोशिका की एक तरह से मजबूत दीवार का कार्य करती है, और कोशिका के आंतरिक और बाहरी वातावरण के बीच स्पष्ट सीमा के रूप में कार्य करती हैं। और कोशिका के बाहरी और आंतरिक वातावरण होता है, उनके बीच में एक स्पष्ट सीमा के रूप में कार्य करती है। कभी कभी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के रूप में संदर्भित किया जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसको प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। बेहतर समझ के लिए कोशिका की बाहरी सीमा को प्लाज्मा झिल्ली के रूप में जाना जाता है, एवं इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है तथा इसके अंदर कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में कई सेलुलर या कोशिका अंग और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि जैसे समावेशन निलंबित होते हैं। यहां तक कि इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में कई सेलुलर, कोशिका द्रव्य में कई सेलुलर या कोशिका अंग और माइटोकॉन्ड्रिया जो शक्तिग्रह होता है, कोशिका का पावर हाउस होता है, और क्लोरोप्लास्ट और जैसे समावेशन निलंबित होते हैं इसके अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। फिर बात आती है कि इसलिए जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली कोशिका का समर्थन और सुरक्षा करती है, एवं कोशिका झिल्ली कोशिका का समर्थन और सुरक्षा करती है। यह कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। आपको बता दें कि हम कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में मौजूद होती है, यहां तक कि कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में मौजूद होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना के अनुसार, कोशिका झिल्ली की संरचना के अनुसार यह एक छिद्रपूर्ण झिल्ली होती है। यह एक छिद्रपूर्ण झिल्ली होती है जिसमें छिद्र होते हैं जो कोशिका के अंदर, और वो जो छिद्र होते हैं वे कोशिका के अंदर और बाहर चुनिंदा पदार्थों की आवाजाही की अनुमति देते हैं। कि जो कोशिका द्रव्य में जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में से कोशिका के अंदर बाहर कुछ चुनिंदा पदार्थ होते हैं, और उन्हीं चुनिंदा पदार्थों की वे अनुमति देते हैं अंदर बाहर आने जाने की। साथ ही यह सेलुलर घटक को नुकसान और रिसाव से बचाता है। जो सेलुलर घटक होता है उसको नुकसान और रिसाव से भी यही बचाता है। अब बात आती है साइटोप्लाज्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए, कोशिका के अंदर एक जेल जैसा तरल पदार्थ होता है। कैसा? जेल के जैसा, है ना, यानी थोड़ा लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड। कोशिका के अंदर एक जेल जैसा तरल पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उस जेल जैसे तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यह रासायनिक प्रक्रिया के लिए, यह रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए एक माध्यम है और एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिससे कोशिका के भीतर अन्य अंग काम कर सके। कोशिका द्रव में कोशिका के सभी कार्य जैसे विस्तार, वृद्धि और प्रतिकृति का कार्य होता है। ये इनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। फिर बात आती है, यहाँ पर हमारा प्रश्न बनता है सर एक, कोशिका द्रव्य के कोशिकांग क्या है? कोशिका द्रव्य के कोशिकांग क्या है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में छोटे अंग होते हैं जिन्हें कोशिका द्रव्य भी अंग कहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव्य में छोटे अंग होते हैं
जिन्हें कोशिका द्रव्य अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक प्रकार की एक निश्चित संरचना होती है। प्रत्येक अंगक प्रकार की एक निश्चित संरचना होती है और कोशिका के कार्य में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। जो कोशिका के कार्य में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका का शक्ति ग्रह होता है। राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाय उपकरण और लाइसोसोम, ये सारे क्या है, कोशिकांग अंग है। जो कोशिका द्रव्य होता है उसके जो कोशिकांग अंग पाए जाते हैं वो ये सारे होते हैं जो कोशिका को एक तरह से पावर जनरेट करते हैं और बॉडी सेल्स में वो क्या करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन करते रहते हैं ताकि जो वायवीय श्वसन है वो अच्छे से होता रहे। फिर यहां पर चर्चा करते हैं हम, न्यूक्लियस क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस, और इसका कार्य क्या है। न्यूक्लियस क्या होता है और इसका कार्य क्या है, तो यहां पर अब हम न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, नाभिकीय झिल्ली नाभिक को घेरती है। क्या होता है, जो हमारी नाभिकीय झिल्ली है वो नाभिक को घेरती है और नाभिक के अंदर तरल पदार्थ मौजूद होता है तथा नाभिक के अंदर भी एक तरल पदार्थ मौजूद होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और उस तरल पदार्थ को सर क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कुछ और नहीं बल्कि नाभिक ही होता है। जो कोशिका का जो कंट्रोल पॉइंट है ना, सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट है, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है वो नाभिक ही होता है। इसमें कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ये बड़ी बात है, यहाँ पर डीएनए कहां पर होता है, केंद्रक में। जो नाभिक होता है केंद्रक कोशिका का, वह उसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। जबकि न्यूक्लियोलस नाभिक में आरएनए का घना क्षेत्र होता है। कहां पर, नाभिक में डीएनए पाया जाता है और न्यूक्लियोलस में आरएनए पाया जाता है। और राइबोसोम निर्माण का स्थल होता है तथा वहां पर राइबोसोम का निर्माण भी होता है। ये हम कह सकते हैं कि जो नाभिक है, नाभिक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है और वहां पर डीएनए पाया जाता है। फिर बात आती है कि जो नाभिक का कार्य है, नाभिक का कार्य क्या है, डीएनए की रक्षा करना है। जो नाभिक का कार्य है वो डीएनए की रक्षा करना है। यह कोशिकाओं को बढ़ने, परिपक्व होने, विभाजित होने और मरने के लिए संकेत भेजता है एवं यह कोशिकाओं को विभाजित होने, उनके मरने के लिए संकेत भेजता है। यह पौधे की कोशिका संरचना का एक अभिन्न अंग भी है एवं यह पौधे की कोशिका संरचना का एक अभिन्न अंग भी है। इसलिए यह निर्धारित करता है कि कोशिका कैसे काम करेगी और साथ ही कोशिका की मूल संरचना भी। कोशिका काम कैसे करेगी और कोशिका की मूल संरचना कैसे होती है उसके बारे में भी यह चर्चा होती है। यदि कोशिका से केंद्रक हटा दिया जाए, अब बात आती है कि यदि कोशिका से केंद्रक हटा दिया जाए तो क्या होगा अथवा केंद्रक का क्या महत्व होगा, यानी केंद्रक होता क्या है, केंद्रक का महत्व क्या होता है। देखिए, नाभिक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। अभी हमने यहां पर चर्चा की कि जो हमारा नाभिक होता है उसको कोशिका का नियंत्रण केंद्रक माना जाता है। और यह जो आनुवांशिक सामग्री को वहन करता है यह कोशिका का मस्तिष्क है और इसके अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है। यदि कोशिका से नाभिक को हटा दिया जाए, यहां तक कि यदि कोशिका से नाभिक को हटा दिया जाए तो कोशिका ठीक से काम नहीं कर पाएगी, तो कोशिका ठीक से काम भी नहीं कर पाएगी, वह विकसित नहीं हो पाएगी। और केंद्र को उठा देंगे कोशिका से, नाभिक से केंद्र को उठा दिया जाएगा, न वो ठीक से काम कर पाएगी और ना ही विकसित हो पाएगी। तो केंद्र की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कोशिका के साथ चलने की। कोशिका के सभी जो चयापचय कार्य रुक जाएंगे। चयापचय कार्य क्या होते हैं, कोशिका की जो रेगुलेशन होती है उसके लिए। नाभिक के बिना कोशिका अपना नियंत्रण खो देगी और जब उसमें नाभिक ही नहीं होगा तो बिना नाभिक के कोशिका अपना नियंत्रण खो देगी और यह कोशिकीय प्रजनन नहीं कर सकती एवं यह कोशिकीय प्रजनन भी नहीं कर सकती। साथ ही कोशिका को पता नहीं होगा कि उसे क्या करना है तथा कोशिका यह भी पता नहीं कर पाएगी कि उसे क्या करना है और कोशिका विभाजन नहीं होगा,
इससे कोशिका विभाजन भी रुक जाएगा, धीरे धीरे कोशिका मर सकती है, या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाएगा, एवं प्रोटीन संश्लेषण है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, या गलत प्रोटीन बनेंगे जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका मर जाएगी, और उन गलत प्रोटीन बनने के कारण कोशिका क्या हो जाती है, मर जाती है, यानी कोशिका सेल्स डेड हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब बात आती है यहां पर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स प्रीकोरियोट्स में नाभिक नहीं होता है, इतना तो हमको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें नाभिक नहीं होते हैं और वे अपने सभी कार्य आसानी से करते हैं। नाभिक नहीं होने के बावजूद भी वे अपने सभी कार्य आसानी से करते हैं। लेकिन अगर किसी जंतु कोशिका यूकेरियोटस लेकिन यदि किसी जंतु कोशिका यूकेरियोटस में नाभिक नहीं है तो वह प्रोकैरियोटस में परिवर्तित नहीं होगी। और यूकेरियोटस में नाभिक नहीं है तो ये नहीं कि नाभिक न होने के कारण वह प्रोकैरियोटस में परिवर्तित हो जाएगी, उसका कार्य बंद हो जाएगा, यानी वो जो कोशिका है वो कार्य करना बंद कर देगी या ठीक से काम नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे वो मर जाएगी। और जब कोशिका सेल्स, जो कोशिका होती है हमारे शरीर के अंदर, अगर वो ही मर जाएंगे तो फिर हमारा शरीर भी धीरे धीरे अंदर से ऊर्जा खत्म करके एक निश्चित बिंदु पर आकर के वो भी खत्म हो जाएगा, या जीव समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच क्या अंतर है, ये कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं और इनके बीच क्या क्या अंतर पाया जाता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जीवन का निर्माण खंड है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जीवन का निर्माण खंड है, यानी सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जो सभी जीवित जीव हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या आप कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं, या आपको ये पता है कि कोशिका की आंतरिक संरचना कैसी होती है? एक जीव में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एवं आपको यह भी मालूम है कि एक ही जीव में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? आइए हम उनके ऊपर एक नजर डालते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये यहां पर सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है ना, बैक्टीरिया एक प्रकार से इस प्रकार से यहां पर कार्य करता है। ये इनके अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फिर ये क्या है, हमारे यूकैरियोटिक सेल है प्रोटिस्ट, फंगी, एनिमल, प्लांट्स। ये जो जानवरों के अंदर पाई जाती है, ये मनुष्यों के अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में आपको हमने अंतर बता दिया है डायग्राम के साथ में। आप डायग्राम को देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो। आइए चर्चा करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिका जीवन की मूल इकाई है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका जीवन की मूल इकाई है और सभी जीवित जीवों के निर्माण खंड से बनती है, या सभी जीवित जीवों के निर्माण खंड बनाती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। मेन पॉइंट हमारा ये भी है, कोशिका की खोज कब व किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1661 में की गई थी। यहां तक कि कुछ कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं, कुछ कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। कोशिका की जो आंतरिक संरचना है उसके आधार पर एक जीव में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका की आंतरिक संरचना के आधार पर एक जीव में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो होती हैं, पहली होती है यूकैरियोटिक और दूसरी होती है हमारी प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल और आकार में छोटी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल और आकार में छोटी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल और बड़ी होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो अधिक जटिल और बड़ी होती हैं। और जो प्रोकैरियोटिक होती हैं, प्रोकैरियोटिक वो तो मनुष्य शरीर में पाई जाती है, और जो यूकैरियोटिक होती है वो जंतु शरीर में पाई जाती है।
तो जंतु का शरीर जितना विशालकाय बड़ा होगा उतना उसका आकार बढ़ जाएगा। जीवित जीवों के जीव विज्ञान को समझने के लिए हम इन दो प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, उनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। और यहां तक बता दें हम कि हम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतरों का पता बताया हमने, और हम उन संरचनाओं, कार्यों और जीवों की संरचना करेंगे जिनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी कि कोशिका क्या होती है। देखो, कोशिका के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो यह कोशिका है क्या, कोशिका किससे बनी होती है, क्या इसका रूल होता है, क्या रेगुलेशन होता है, और क्या ये बताती है। देखिए, कोशिकाओं को एक छोटा कमरा भी कहा जाता है, कोशिकाओं को एक छोटा कमरा भी कहा जाता है। यह जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। जो हमारे जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यह एक छोटा सा क्षेत्र है जहां सभी प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं सामूहिक रूप से होती रहती हैं। और ये एक छोटा सा हिस्सा है हमारे शरीर का, यहाँ पर जीवन की सभी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं सामूहिक रूप से होती हैं। जो जीव एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, जो जीव एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें एकल कोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उन्हें एकल कोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तथा जो एक से अधिक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, तथा जो एक से अधिक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव बोलेंगे, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। फिर बात आती है कि हमने ये भी चर्चा कर ली थी, इसके बारे में अभी पढ़ लिया था, जान लिया था कि 1665 में कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से विभिन्न जीवों की कोशिकाओं में अध्ययन किया, जब साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी जो बिजली की सूक्ष्मदर्शी है उसे विभिन्न जीवों की कोशिकाओं का अध्ययन किया, तो पाया कि कई जीवों में कोशिका झिल्ली से घिरा कोई पृथक केंद्र नहीं होता, कि कई जीवों में कोशिका झिल्ली से घिरा कोई भी पृथक केंद्रक नहीं होता। इस प्रकार जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि जो जीव हैं उनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध कोशिकांग है या नहीं, उनमें कोशिकांग पाए जाते हैं कि नहीं। अब चर्चा करते हैं यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक क्या है। अभी हमने इनके बारे में जाना, इन दोनों चीजों के बारे में, अंतर्विक्रिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। तो हम ये भी जान लेते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक ये होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है और इसकी क्या महत्वता होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, रूपात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, रूपात्मक दृष्टिकोण के अनुसार प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सबसे आदिम कोशिकाएं हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो सबसे आदिम कोशिकाएं हैं। इनमें एक निश्चित नाभिक नहीं होता है, और इनका कोई एक निश्चित नाभिक नहीं होता है, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल शामिल है। जिसके अंदर क्या, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल शामिल है। क्रोमेटिन पिंड कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे रहते हैं, और यह भी बात आती है जो क्रोमेटिन पिंड है वो कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे होते हैं। और प्रोकैरियोटिक्स में अलैंगिक विभाजन मूल रूप से द्विविभाजन में होता है, एवं जो अलैंगिक विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक्स में वो मूल रूप से द्विविभाजन में होता है, अलैंगिक विभाजन से द्विविभाजन में होता है। प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स से छोटे होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक्स हैं वो यूकैरियोटिक्स से क्या होते हैं, छोटे या भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो यूकैरियोटिक्स का विकास प्रोकैरियोटिक्स से हुआ है, जो यूकैरियोटिक्स है उसका विकास किससे हुआ है, प्रोकैरियोटिक्स से हुआ है। उसकी पहचान उसकी झिल्ली नाभिक से होती है, एवं उसकी जो पहचान की जाती है उसकी झिल्ली या नाभिक से की जाती है। इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग होते हैं, और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग होते हैं जो झिल्लियों से घिरे होते हैं तथा कोशिका द्रव में स्थित होते हैं। वो झिल्लियों से घिरे होंगे एवं कोशिका द्रव में स्थित होंगे।
इनमें एक निश्चित केंद्रक होता है और इनके अंदर एक निश्चित केंद्रक भी पाया जाता है। क्रोमेटिन पिंड एक केंद्रकीय झिल्ली से घिरे होते हैं, लेकिन ये जो क्रोमेटिन पिंड है वो एक केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, ये घिरे पाए जाते हैं। यूकेरियोट्स में अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह का विभाजन होता है, लेकिन जो यूकेरियोट्स है उसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का विभाजन होता है। वे प्रोकैरियोट्स से बड़े होते हैं एवं वे प्रोकैरियोट्स से बड़े होते हैं और प्रोकैरियोट्स की तुलना में बेहतर संरचनात्मक संगठन और बढ़ी हुई कार्यात्मक दक्षता दिखाते हैं। बेहतर संरचनात्मक संगठन और बढ़ी हुई कार्यात्मक दक्षता को वो दर्शाते हैं। अब इनके बीच जो मुख्य अंतर है इनको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो इसमें हमने प्रोकैरियोटिक्स यूकेरियोटिक्स के बारे में जाना, कोशिका विभाजन के बारे में जाना, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, केंद्रक क्या है, नाभिक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। और आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर हम इसके जो मुख्य अंतर बताए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।